का साथ निभाता चला गया। કે જૂઠને મારે વેર ગણું છે, લ્યા જન્મે છે તું તેર ગણું છે, તું હાચે હાચું બોલને ફાડ્યા, દિયોર નામ તો ચમલે વિશે। 1960 के बाद समूचे देश में अंबेडकरवादी साहित्यकारों की आंदोलन में अहम भूमिका रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के कारण देश में क्रांति प्रवण माहौल खड़ा हुआ था। आंदोलन के कारण गूंगा समाज बोलने लगा, लंगड़ा दौड़ने लगा, शब्द अंगार बनने लगे। साहित्यकारों की कलम से व्यवस्था घायल होने लगी और यही कलम बहुजनों के जख्मों पर मरहम बन गई थी। घर घर में किताबें और कलम जीने का आधार बनी। इन्हीं घरों से साहित्यकार निर्माण होने लगे। गुजरात में प्रतिबद्ध लोक दुलारे शंकर पेंटर अपनी कलम द्वारा व्यवस्था के सूत्रधारों से सवाल करने लगे। બેનડી તારી દીકરી તારી વાલ્મીકીને પૈણી ક્યારે, બાપ ગોતરમાં એઠવાડાની હાકવાળુની મારી ક્યારે, મળદા પરના કફન કાઠી ઘરમાં લઈ જઈ ઓઢ્યા ક્યારે, હાથમાં જાલી બોગરા જાડું જાજરૂનું મળ ચૂથ્યું ક્યારે, તું હાચે હાચું બોલને ફાડ્યા, દિયોર નામ તો ચમલે વિશે। कहने का मतलब उनका ऐसा है कि तूने अपनी बहन को या लड़की को कोई वाल्मीकि से शादी कराया। तेरे को अगर अनामत लेनी है, रिजर्वेशन लेना है, तो रिजर्वेशन लेने के लिए तो वाल्मीकि बनना पड़ता है। तुझे सोच का काम करना पड़ता है। तुझे वो लोग जितने जिस तरह से गटर में उतरते हैं, इस तरह से गटर में उतरना पड़ता है। तो तूने कभी ये काम किया है? गुजरात में लोक दुलारे साहित्यिक की किताबें समाज परिवर्तन में अपनी भूमिका निभा रही है। जातिवाद के कारण यहाँ के छूत अछूत उतने ही त्रस्त है जितने अन्य राज्यों में है। जाति जितनी निचली उतना घिनौना व्यवहार उनके साथ होता है। शंकर पेंटर ने अपने कलम द्वारा जातिवाद का असली चेहरा अपने लोगों को दिखाने की कोशिश की, जिसमें उनका जन्म हुआ। ऐसे तो मेरा नाम शंकर भाई सौभा भाई परमार है। मेरा जन्म मेरे मौसाल में हुआ, जो सिद्धपुर तहसील में महसाना डिस्ट्रिक्ट के ब्राह्मणवाड़ा गांव में था। 1946 नवंबर में मेरा जन्म हुआ, तब दशहरा का दिन था। अस्पृश्यता केवल गांव राज्य में ही नहीं थी, देश के 7 लाख गांवों को उसने निगल लिया था। आज से 100 साल पहले इसका रूप भयानक था। जानवरों से अछूत जाति का स्तर निम्न था। यही वजह थी कि अछूत लोग अपना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास नहीं कर पा रहे थे। अस्पृश्यता की वो काल था, वो 70 साल के पहले। आज से वो गांव की जो स्थिति थी कि वहाँ अछूतों के प्रति इतनी दर्द भरी दास्तान थी अछूतों की। अछूत एक इंसान की तरह जी नहीं सकते थे। गांव के लोगों ने अछूतों के ऊपर इतना जुल्म ढाया हुआ था। ये सब बचपन से मैं देखता आया हूँ। हजारों सालों से हमारी पीढ़ियां अस्पृश्यता के कारण बर्बाद हो चुकी थी। शंकर पेंटर के पिताजी भी इसी व्यवस्था के शिकार हुए थे। निचली जाति के कारण उनके साथ स्कूल में सौतेला व्यवहार होता था। एक दिन वही हुआ जो होना था। उनके पिताजी ने मास्टर को स्लेट मारी और वह घर भागकर आ गए। उनकी स्कूल छूट गई, किंतु उनकी मां ने उन्हें पढ़ाया। शंकर पटेल की मां एक पढ़ी लिखी बहू थी।
जिसने घर को संभालने के साथ अपने पति को भी पढ़ाया। लेकिन मेरे पिताजी के अंदर ऐसा एक कुछ चीज सीखने का, कुछ चीज करने का ऐसा जज्बात था। तो कपड़े बुनने का काम वो करते थे। उनके पिताजी भी समृद्ध थे। शंकर पेंटर मेहनती, अपनी मेहनत पर उन्हें भरोसा। कबीरपंथी होने के कारण कबीर के दोहे गाकर काम करते थे। शंकर पेंटर के पिताजी पर कबीर के विचारों का प्रभाव था। कबीर के और संतों के दोहे और संतों के भजन वो सब अपने हाथ साल पे वो जैसे काम करते थे यूं हाथों से, वैसे गाते गाते वो अपना काम करे। समय के साथ हालात बदलने लगे। हथकरघा पर परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलती थी, किंतु इस धंधे में मंदी आई। पूंजीपतियों ने मशीन का सहारा लिया। 1 घंटे में हजारों मीटर कपड़ा बनने लगा। गांव-गांव में हथकरघा पर काम करने वालों के सामने मुसीबत खड़ी हुई। परिवार को संभालना मुश्किल होने लगा था। लोग गांव छोड़कर शहर की ओर आने लगे। इसमें ही उनकी भलाई भी थी। तो अहमदाबाद में एक झुग्गी में हम लोगों को रखा और झुग्गी में इतनी परेशानियां थी, उन परेशानियों के बारे में कोई बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लड़के पहले तो सोच जाना ही बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात थी। तो सोच जाने में छोटे छोटे लड़के वो खुले में बैठते थे, उनको कुत्ते कुत्ते वो सोच के दरवाजे तक पहुंचते थे। तो दरवाजे के अंदर कुंडिया नहीं थी, वो कुंडिया के बिगर ही अंदर से एक हाथ से खींच के वो दरवाजा पकड़ के सोच करते थे। तब वो सोच के टाइम नीचे से मल में से सफ़ेद कीड़े वो पैदल ऊपर चढ़ते थे। ऐसी हालत में जो मजदूर लोग थे वो लोग अपने दिन बिताते थे। 3 बहनें और 4 भाइयों को शिक्षा देना पिताजी को मुश्किल जाने लगा, किंतु शिक्षा से किसी का लगाव कम नहीं हुआ। जब शंकर पेंटर कक्षा 5वीं में थे तो उन्हें स्कूल का मॉनिटर बनाया गया था, जिसका फायदा उन्हें मिला। उन्हें लाइब्रेरी का संचालक बनाया गया, जहां उन्हें अन्य किताबें देखने और पढ़ने का मौका मिला। मास्टर जी को पूछे बिगर मेरे दफ्तर में सबसे बड़ी किताब, लेखक का नाम नहीं पढ़े बिगर, जितनी जाड़ाई मोटाई जितनी ज्यादा पोटी किताब हो वैसी वैसी किताबें मैं मेरे दफ्तर में ले जाके घर ले जाके पूरी रात भर पढ़ता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आने लगी, मैं बार बार उसको पढ़ी। सरस्वती चंद्र पढ़ने के बाद मुझे गुजराती के पन्नालाल पटेल को भी पढ़ने का मौका मिला। वो पढ़ने के बाद मुझे कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी को भी पढ़ने का मौका मिला। जब मैंने ये लोगों को मैं पढ़ता रहा, तब मेरे को ये एहसास होने लगा कि कोई तो और दुनिया है जो हमारी दुनिया से कुछ अलग है। संघर्ष की परिवार के सभी सदस्यों को आदत सी बन गई थी। पिताजी के देहांत के बाद मां ने घर संभाला। शहर में भिखारियों की कमी नहीं थी। चमल्याट लो फाटी जूसे के मारी हो मुंह हेडते हाड़ा लगी रे तने बीकना लाजी। अरे पूछजे तारा वाह मो जईने कुणसु तने के हयत लेमड़े बोंधी बाप ने तारा धोके धोके धधड़ायो तो मेला माथी डोसियो आई। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। शंकर पेंटर की मां शिक्षित थी, इसी कारण उन्होंने अपने परिवार को अनुशासित और शिक्षित बनाने की ठान ली थी। वह स्वाभिमानी थी और आत्मनिर्भर भी। इंदिरा गांधी की मुत्सदीपना से भी जबरदस्त मुत्सदीपना जो मेरी माँ में था। इतनी मेरी माँ मजबूत और कोई भी दृढ़ मनोबली थी। छोटा बाप का पगार था, पगार में कैसे चलना है, तो मेरी माँ ने एक नया कीमिया शुरू किया। जो वहाँ के मजदूर लोग बबूल के दातुन से जब वो अपना मुंह साफ करते थे, गंदगी वाली जो सलिया थी वो पूरी इकट्ठी करती थी सुबह सुबह, और सुबह में करके उसको ऊपर पतरे पे डाल देती थी छपरे के ऊपर, और ऐसे 2-1.5 मन जितना हो जाए, जिसमें टीबी के जंतु थे, सब कुछ थे, लेकिन वो चूल्हे में उसको डाल देती थी
और उसकी आग से हमारा खाना बनता था। संघर्ष की परिवार के सभी सदस्यों को आदत सी बन गई थी। पिताजी के देहांत के बाद मां ने घर संभाला। शहर में भिखारियों की कमी नहीं थी। आटे के रूप में, अनाज के रूप में भिखारी भीख मांगते थे। शंकर पेंटर की मां भिखारियों की राह देखती थी और उनसे खरीदकर घर चलाती थी। घर घर का पिसा हुआ आटा खा के ये शंकर पेंटर की कविता के अंदर जो ताकत आई है वो ताकत वहां से आई है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। नहीं तो ऐसी ताकत आती नहीं, क्योंकि मैंने घर घर की चक्की का आटा खाया। शंकर पेंटर छात्रावस्था से ही होशियार और समझदार थे। समाज के हालात उन्हें देखे नहीं जाते थे। बाबा साहब ने स्थापित किया समता सैनिक दल लोगों में विश्वास पैदा करने लगा। लोग भी सुरक्षितता महसूस करने लगे। एक दिन छोटे शंकर ने समता सैनिक दल के सैनिक को देखा तो जेठालाल बहुत उनका नाम था। मैं जेठालाल बहुत के बिल्कुल निकट में आया। निकट में आने के बाद उन्होंने मुझे मराठी के अंदर बाबा साहब के जो प्रवचन थे, बाबा साहब की जो बातें थी, वो सब मेरे को बताया। तो उस टाइम था 56 साल का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन चरित्र ही बाबा साहब का संदेश था। वो संदेश गांव शहरों के लोग मानने लगे। शिक्षित, संगठित बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लोग गांव छोड़कर शहर आने लगे। बाबा साहब ने कहा था कि गांव के अंदर तुम गांव छोड़ दो। गांव नहीं छोड़ोगे तुम्हारा उद्धार कभी भी नहीं है। तुम शहर में आओ, शहर में आके तुम्हारा पैकेटेरिया बनाओ और पैकेटेरिया बना के तुम इन आतताइयों के साथ जबरदस्त युद्ध कर सकते हैं। गांव में तुम युद्ध नहीं कर सकते हैं। उम्र के साथ शंकर पेंटर की पढ़ने की भूख बढ़ने लगी और समझ भी। बाबा साहब की किताबें रात दिन पढ़ने लगे। जातिवाद, वर्ण व्यवस्था ही हमारे सभी समस्याओं का कारण है। उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता उन्हें महसूस होने लगी। विद्यार्थी युवाओं को इस क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित करने के लिए शंकर पेंटर प्रयास करने लगे। उस टाइम पे मुझे दाना भाई बांखरिया करके रणुज के कम्युनिस्ट मिले, जो कि इतने विद्वान आदमी थे। उन्होंने मुझे जिंदगी में पहली बार वोल्गा से गंगा नाम की किताब दी। वोल्गा से गंगा किताब पढ़ने के बाद तो मेरा दिमाग बिल्कुल 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 निकम्मा हो गया। मुझे ऐसा हुआ कि मुझे कुछ क्रांति, ये यज्ञ जो चल रहा है, क्रांति की जो लड़ाई चल रही है, उसमें मुझे कुछ करना चाहिए। लोग बाबा साहब ने दिए संदेशों का, आह्वानों का पालन करने लगे। घर घर में बाबा साहब की शिक्षा के संदर्भ में चर्चा होने लगी। विद्यार्थी युवाओं में वैचारिक परिवर्तन आने लगा, किंतु मनुवादी लोग इस परिवर्तन से चिंतित थे। बाबा साहब ने निर्माण किए संविधान को स्वीकारने से मना करते थे। ये बात जब स्कूल तक चली आई तब शंकर पेंटर अस्वस्थ हुए। तो एक घर में से मुझे एक तस्वीर ऐसी मिली कि जो राष्ट्रध्वज के नीचे बाबा साहब राष्ट्र का बंधारण राष्ट्रपति को दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू बाजू में खड़े हैं और ऊपर से महात्मा गांधी, भगवान गौतम बुद्ध आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसी तस्वीर जब मुझे मिली तो वो तस्वीर लेके मैं दूसरे दिन स्कूल के प्रिंसिपल के पास चला गया और स्कूल के प्रिंसिपल को बताया कि अगर वो आम्बेडकर राष्ट्रीय नेता नहीं है तो राष्ट्रध्वज उनके पास और बंधारण राष्ट्र का उनके पास कैसे है। मेरी कोई भी सवाल का जवाब मेरा प्रिंसिपल नहीं दे पाया। उम्र के साथ शंकर पेंटर की सोच बढ़ने लगी। समाज के साथ उनका नाता और भी पक्का हुआ। समाज के प्रति युवाओं ने अपना सहयोग देना चाहिए, ये चाहत उनमें जाग गई थी। आखिर उन्हें वो रास्ता मिल ही गया जिसे वे ढूंढ रहे थे। मेरे एक आध्यात्मिक गुरु थे, वो 1942 में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का बड़े बड़े गीत लिखे थे 1942 में। उनके पास से वो गीत हमें सीखने को मिला।
गले में ढोलकी बांध के मैं अपनी उम्र के लड़के को लेके मैं घर घर घूमता था, ढोलकी बजा के। वो जो बाबा साहब के गाने थे वो गाने हम बजाते थे, गाते थे। उनकी कविता जो है ये कविता मुंशी प्रेमचंद की तरह अत्यार्थवादी है। उसमें दलितों की पीड़ा, अत्याचार और उत्पीड़न की कथाएं हैं। और कथाओं में सिर्फ काल्पनिक कथाएं नहीं है, पूरी वास्तविक कथाएं हैं जो उन्होंने खुद ने देखी है और देखने के बाद उसको शब्द रूप दिया है। जैसे छोड़ चपड़ियाँ चाना रे भैया, हाथ हवे ना जोड़, माते हितना भत मरे इतिहास हवे मरोड़, भैया चाना चपड़ियाँ छोड़। क्योंकि हमारे गाँव में तो दलितों के लिए अलग वो थाड़े के अंदर चपड़ियाँ रखते थे, उस पर चाय पीने थी। अपने तो ऐसे वो सबके साथ नहीं देते थे, तो उससे वही जागरूक किया। और अभी नया तू एक लो, अब तेरे साथी लाख करोड़, भैया चाना चपड़ियाँ छोड़। ऐसे मूवमेंट हम चालियों में घूमते थे, मूवमेंट तो जागरूक करते थे। तो दलितों को तो उठाए और तो आगे बढ़ाया। वो हमेशा समाज के लिए एक पथदर्शक बन के रहे हुए हैं कि क्या उनको एक समाज के लिए क्या करना है। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि हर किसी की अपनी फैमिली होती है। हर किसी को अपनी फैमिली को छोड़ के समाज को आगे लाने की बात करे तो कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं होता है। वैसे ये आगे आए हुए हैं और वैसे ही आगे आके उन्होंने अपनी एक अलग राह चुनी हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद महाराष्ट्र में कई साहित्यिक निर्माण हुए जिन्होंने अपनी कलम द्वारा जातिवाद का असली चेहरा दुनिया के सामने लाया। कविता, लेख, आत्मकथन द्वारा इन्होंने अपनी बौद्धिक संपदा को स्थापित किया। हर शिक्षित युवाओं का कथा, कहानी, कविता हथियार बन गई थी। शंकर पेंटर पर इन साहित्यिकों का प्रभाव पड़ा। वो बलूत पढ़ने के बाद तो मुझे ऐसा हुआ कि अगर लिखना है तो दया पवार जैसा लिखना चाहिए। हमारे गुजराती साहित्यकार मित्र हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वो डर डर के काम कर रहे हैं। शोषण करने वाला वर्ग है, उसको खुश करने के लिए वो अपना लिखते हैं। बहुत से समाज के अंदर वो साहित्य दिए है, कविता भी लिखी है और लोगों को पसंद भी आया है। और जो अछूत समाज की जो कहानियाँ थी, अछूत समाज की क्या गरिमा थी और अछूत समाज को क्या तकलीफें थी और क्या करनी जरूरी है, वही भीम क्रांति के द्वारा पेंटर शंकर ने लोग जागृति लाए हैं। लिखना हो तो अंगार लिखो, इस पंक्ति को ध्यान में रखकर शंकर पेंटर रात दिन लिखने लगे। लिखकर समाज का प्रबोधन करना ही उनका लक्ष्य बन गया था। जिस व्यवस्था में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते थे। ये जज्बा उनकी पहली किताब में नजर आया। बूंगियो वागे मेरी पहली काव्य रचना प्रसिद्ध हुई। वो प्रसिद्ध हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू पे हजारों की भीड़ में उसका जब विमोचन हुआ, 500 किताब छपाई थी, 1 रुपया की एक किताब थी, 400 किताबें वहीं बिक गई। गांव में जब धाड़ पड़ती है और गांव में जब लुटारू आते थे तो उस लुटारुओं के सामना करने के लिए हमारे सबसे छिल्ले में छिल्ला जो आदमी है वो बड़ी टेकरी पे या बड़े पेड़ पे चढ़ के वो अपने ढोल को इस तरह का उसका आवाज निकालता है, दुद 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 करके आवाज निकालता है, जिसको सुनने से लोगों को पता चलता है कि कुछ आफत आई है। तो आफत की जानकारी के लिए जो ढोल बजाया जाता है उसका नाम बूंगियो है। दलित कविता के माध्यम से उन्होंने लोगों में क्रांति गान के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया और उसी तरह उन्होंने लिखना भी सिखाया। और उनके साथ बैठ के उठ के मैं दलित साहित्य में लिखने का शुरू किया। रेलवे में नौकर शंकर पेंटर अपने परिवार के साथ खुश थे, किंतु जब समाज के हालात देखते तो चिंतित हो जाते। चमल्याटलू फाटी जूसे के मारी हो मुँह हेडते हाड़ा लगी रे तने बीक ना लाजी। अरे पूछजे तारा वाह मो जईने कुणसु तने कहे लेमड़े बोंधी बाप ने तारा धोके धोके धधड़ायो तो मेला माथी डूस्यो आई।
जिंदगी का साथ निभाता चला गया। रेलवे में नौकर शंकर पेंटर अपने परिवार के साथ खुश थे, किंतु जब समाज के हालात देखते तो चिंतित हो जाते। समाज का दुख, मेरा दुख, ये भावना उन्हें सताने लगी। आज घर के सभी सदस्य सुखी है, किंतु इसके लिए उन्होंने अपना लिखना बंद किया। 30 साल के बाद हाचू हाचू बोलना फाड़िया कविता को उन्होंने जन्म दिया। छोटे मोटे काम पे जाने लगा, प्राइवेट में जाने लगा, वो रेलवे में गया, वो एनजीसी में गया, और मैं हंगामी काम शुरू किया। और काम करते करते मेरे सारे भाई बहन जो थे उन सबको मैंने ग्रेजुएट तक पढ़ाया। अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए शंकर पेंटर ने सभी साहित्य लेखन का प्रयोग किया। गायन के क्षेत्र में उन्हें काफी दिलचस्पी है। जब विद्रोही संत कबीर पर उन्होंने लिखना शुरू किया तब गुजरात राज्य साहित्य क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कबीर के वर्ण विरोधी, जाति विरोधी विचार लोग हजम नहीं कर पा रहे थे। शंकर पेंटर का मुंह दबाने के लिए 2010 में उन्हें कबीर अवार्ड से नवाजा गया, किंतु ये दबाव, ये गुलामी उन्हें मान्य नहीं थी। वे केवल लिखते चले गए। दिल में जो ख्वाहिश थी कि मुझे भी दया पवार बनना है, या मुझे नामदेव डसाल बनना है, या मुझे कुछ मराठी कवि जो बड़े बड़े हैं उन लोगों की तरह गुजरात में भी मुझे कुछ काम करके दिखाना है, तो वो काम मैंने चालू किया है। अब मैंने कविता तो लिखी, मैंने भीम कथा अमृतम भी लिखा, बाद में मैंने वार्ता संग्रह भी लिखे, लेकिन मैंने नवलकथा जीवन में नहीं लिखी, तो भी नवलकथा लिखना चालू किया है। चमल्याट लो फाटी जूसे के मारी हो मुँह हेडते हाड़ा लगी रे तने बीक ना लाजी। अरे पूछजे तारा वाह मो जईने कुणसु तने के हयत लेमड़े बोंधी बाप ने तारा। धोके धोके धधड़ायो तो मेला माथी डोस्यो आई। खोड़ा पाथरी सोड़ायो तो धूणी लईने सास लेवा। आवजे हवे गम दियोर हाथ पड़ावू अहींथी जईने बंद करी दो दाड़ियाऊ ने। पोलीस पटेल सरपंच मारो, तलाटी ने मंत्री मारो, गामनो आखो चोरो मारो, तालुकानो फौजदार मारो, जोईले आखो जिल्लो मारो, मोटामा मोटो प्रधान मारो, दिल्ली हुदी से बट्ट मारो। हम कुण से तारू, कुण से तारू, कुण से तारू, कुण से तारू, दारू तोल्या ठहर मारू। चमल्या आटलू फाटी जूसे मारी होमू हेडते हाड़ा लगी री तने बीक न लागी। उसको हिंदी में कहा जाता है कि क्यों बे साले सर चढ़ा है सामने मेरे चलते हुए, तुझको कुछ डर लगाना, पूछना तेरी गली में आके कौन हूँ वो कहेंगे सारे। निम से बांध के बाप को तेरे लठिया टूटी तब तक मारा। गांव का चौराहा मेरा है, गांव का सारी चीज़ मेरी है, फौजदार मेरा है, बड़ा पुलिस वाला मेरा है, तहसीलदार मेरा है, बड़ा बड़ा राजा मेरा है, मिनिस्टर मेरा है, तेरा है कौन। गामड़े में अभी भी भेदभाव चलते हैं गांव में, और ये सब ऐसा चलता है तो मुझे अच्छा नहीं दिखता। ऐसा अभी गुलामी ही लगती है मुझे। आज़ादी अभी नहीं आई है, कई गाँवों में अभी आज़ादी अभी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं आई। जो फ्रीडम फाइटर जो लोग बनते हैं अभी वो होने चाहिए, अभी और होने चाहिए। मैं उनके जैसे जो भी विचार है उनके अनुसार 100% तो नहीं चल पाता, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ पूरा। और लिखना तो मेरे को इतना नहीं, लेकिन मेरा जो भी सिस्टम है, जो व्हाट्सएप फेसबुक में, मैं भी फादर के से देख के व्हाट्सएप फेसबुक में किसी भी से भी डरे बिना कोई भी बाबा साहब की कोई भी पोस्ट हो तो मैं बिंदास डालता हूँ। इनके बारे में बोलना मतलब दिए को रोशनी दिखाना ऐसा है, वो हर एक चीज़ में मास्टर है, या पेंटिंग हो या घरेलू का घर का काम हो या समाज का हो, कोई भी काम में वो सबसे आगे रहते हैं। और साहित्य क्षेत्र में भी उनको काफ़ी पुरस्कार मिले हैं। हम चाह के भी उनके जैसा
बन नहीं सकते, कोशिश हम कर सकते हैं, फिर भी शंकर पेंटर एक ही है। मुझको बहुत ही प्यार करते हैं, उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, वो समाज सेवा भी बहुत अच्छी करते हैं। उन्होंने समाज को पुस्तकें लिखकर दी, उनकी वजह से हमारे देशवासियों को प्रेरणा मिली है। मुझे मेरे दादा बहुत प्यार करते हैं। मुझे मेरे दादा जो किताब लिखते हैं मुझे उस पर गर्व है, मुझे कुछ जानने को मिलता है। मेरे दादा मुझे ड्राइंग में भी हेल्प करते हैं। मेरे दादाजी जो किताबें लिखते हैं वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे उन पर गर्व है कि वो इतनी अच्छी किताबें लिखते हैं और मैं भी उनकी तरह ऐसी किताबें लिखना चाहती हूँ। मैं और मेरी बहन दोनों ही उनकी किताबें बहुत बार पढ़ते हैं। मेरे दादाजी जो कुछ भी लिखते हैं मुझे बहुत सीखने को मिलता है और मेरे दादाजी बहुत अच्छे, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। हमारे ससुर जो लिखते हैं उसे हमें प्रेरणा मिलती है और अन्याय के खिलाफ लड़ने की भी हमें ताकत मिलती है। कभी बहू की तरह नहीं लगते, लड़की की तरह ही उन्होंने मुझे ट्रीट किया है। वो बहुत अच्छे इंसान भी है, वो कभी किसी को दुख पहुंचाए ऐसा कार्य नहीं करते। वो हमें बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, सभी बच्चों को अच्छी तरह से जोड़ के उन्होंने रखा है। 50 साल हो गए मेरी शादी के। उनका पप्पा का स्वभाव अच्छा है और सारी रीते नौकरी ओनजीसी में करी है, सब लिखते हैं और सबको फ्री में चौपड़ी आपता है। आज उनको मिलने के सब लोग आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोकराओं भी साथ आते हैं। मेरा भाई मोटा, सात भाई बहन था ने एमांथी सौथी मोटा बड़ा भाई शंकर भाई पेंटर ना અમારા ભાઈ સારી કવિતાઓ લખે છે, સારું એમને એવોર્ડ મળેલા છે। કવિ સંમેલન હોય એટલે એમનો બધી રીતે માન સન્માન સાલો ઢાળવામાં આવેલી છે, બધી રીતે આગળ આવી ગયા છે અને એમને બી બહુ દુઃખ વેઠેલું। અહીંયા ઉપર પીડા પર નાના હતા ત્યારે ઉપર ભણવા બેસતા હતા। અમારા નાના અમે હતા અમારે તો લાઇટો નથી અને અમે ફાનસ મૂકી નીચે બેસીને અમે ભણતા હતા બધા ભેગા થઈ। शंकर पेंटर दुखी है उन साहित्यकारों के प्रति जो अपनी कलम का प्रयोग जातिवाद को खत्म करने के लिए नहीं करते। केवल लिखने के मकसद से शंकर पेंटर ने कभी नहीं लिखा, निश्चित उद्देश्य के साथ वे लिखते रहे। शंकर पेंटर की मान्यता है डरकर लिखने वाले कुछ नहीं करते और जो लिखते हैं उनका दस्तावेजीकरण होना चाहिए। माइलो भीतर तो जले, यानी मेरे भीतर से अंदरूनी भीतर जल रहा है। ऐसा किताब मेरी एक माइलो भीतर तो जले नाम की आत्मकथा मैंने दिया। उसके बाद मैंने एक छोटी सी और बाबा साहब के गीतों की और भीम क्रांति गान बनाया, जो भी बिल्कुल पॉकेट डायरी की तरह लोगों के जेब में रह सके और लोग बाबा साहब के गाने गा सके। साहित्यकार बहुत है लेकिन सब इतने घबरू है, इतने डरपोक है कि एक शब्द लिखने के लिए हजारों बार सोचते हैं कि ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। इससे कुछ लोग उपली जाति के लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, तो ये नहीं लिखना चाहिए। तो इन लोगों ने लिखने का ढंग है वो इतना बदल दिया। તમે ભીમને ના ભૂલો રે દલિતો ના દીકરા રે કે ભય હરણ સાચા ભીમ ભગવાન રે એવા ભીમને ના ભૂલો રે દલિતો ના દીકરા રે કે તારી વેઠ રે ઉપાડીને કોઈ વીર પીર ના હાલ્યો એવા ભીમને ના ભૂલો રે દલિતો ના દીકરા રે બેડ રે જાણીને જ્યારે કોઈ ધબેડતા રે કે ઓલા કૃષ્ણે ક્યારે લૂછા ના આહુડા ના લીધલીને બાબાએ બંધારણ બાંધીને બદલ્યો તારો મન ખોરે એવા ભીમને ના ભૂલો રે દલિતો ના દીકરા રે।